चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, फटाफट से समझते हैं। और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 5 मार्क्स के लिए यहां से आने का पूरा पॉसिबिलिटी है। सर हर चैप्टर में होता है ऐसा? ऐसा हर चैप्टर में नहीं होता है, लेकिन एक बात बताओ, मार्क्स अगर यहाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया नहीं, अगर नहीं भी आया तो क्या एक्चुअली तुम्हारे करियर में नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यार ये। इंटरनेशनल इमेज लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज का बहुत सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो आज सुन लो अच्छे से। तो 5 मार्क्स का तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर ICSI ने 2 या 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा है प्रीवियस एग्जाम्स में, बट यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी रखता है। और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, फटाफट समझ में आने वाला है। हार्डली टेक्स 15 to 20 मिनट्स, ये 15-20 मिनट के अंदर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करने वाला हूँ, कुछ खास बात देखेंगे। बेसिकली यहाँ 2 मार्केट होता है, एक BDL में चलता है, एक MTL, BDL एंड MTL, ठीक है। दोनों में ही रेगुलेटर्स हम देखेंगे, दोनों तरह से डिफरेंट तरह से रेगुलेशंस होगा। मतलब आप अपना प्रोस्पेक्टस रेडी करेंगे, याद रखिएगा अपना प्रोस्पेक्टस रेडी करेंगे, और रेडी करने के बाद जब यहाँ सबमिट करेंगे ना, तो 2 तरह की सिचुएशंस आएंगी। एक जो कि बेसिकली फाइनेंशियल रेगुलेटर देख रहा है, उसको फाइनेंशियल रेगुलेटर देख रहा है, वो कौन होगा? कमीशन डे। याद रखिए कमीशन डे, कमीशन डे बोलो मेरे साथ में, कमीशन बोलिए कमीशन डे। फाइनेंशियल रेगुलेटर का नाम बता रहा हूं, जो कि BDL के अंदर जब अपनी प्रोस्पेक्टस को फाइल करेंगे तो उसकी अप्रूवल लगेगी। बिना उसके अप्रूवल के, उसकी डायरेक्टिव्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो क्या है? कमीशन डे, कमीशन डे। हाँ बेटा बोलने से तो याद होगा, कमीशन डे सर्वेलेंस ड्यू सेक्टर फाइनेंशियर। अभी पढ़ा देंगे, ठीक है, पढ़ा देंगे। क्या कह रहे हैं? कमीशन डे, बोलिए कमीशन डे सेक्टर ड्यू सर्वेलेंस फाइनेंसर। ये बेसिकली वहां की फाइनेंशियल रेगुलेटर है, जो कि आपको अगर ध्यान से बताएं, वो BDL में जब आप फाइलिंग करते हैं अपने प्रोस्पेक्टस को, तब याद रखिएगा आपको इसके गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, और ये उसके रिव्यू के बाद ही आपका प्रोस्पेक्टस वहां अप्रूव होगा, तभी आपको ट्रेडिंग और लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग की परमिशन मिलेगी। ऑलराइट। दूसरा है MTF के अंदर जब एप्लीकेशन लगाते हैं अपने लिस्टिंग के लिए, तो याद रखिएगा वहां सिक्योरिटी से लिस्ट लगाने के लिए लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपकी एप्लीकेशन को, मतलब प्रोस्पेक्टस को याद रखिएगा रिव्यू करता है। बेनिफिट क्या है MTF में लगाने का? MTF में लगाने का बेनिफिट ये होता है, याद देखिए 2 तरह के मार्केट बता रहा हूं, ठीक है, 2 तरह का मार्केट है BDL एंड MTF। तो MTF के अंदर कौन उसको रेगुलेट कर रहा है, देख रहा है आपके एप्लीकेशंस को प्रोस्पेक्टस के लिए। ऑफ कोर्स प्रोस्पेक्टस कौन रिव्यू करेगा? लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर एकदम? हाँ, तो इनके स्टेप समझते हैं, पहले फटाफट देखते हैं। कहता है लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज वेल नोन फॉर इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल लिस्टिंग एक्सपर्टाइज। जी, instruments that are like shares, warrants, bonds of many types, deposits, receipts, investments, funds, ये यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे जो कि लिस्ट किए जाते हैं, कंपनीज कर सकती हैं, शेयर्स है, GDRs हैं। ऑलराइट। नाउ both relatively straightforward and flexible, and the 3 main phases in the process like pre-application and file submission phase, and second is application phase and approval phase। ये 3 phases हैं, जनरली यही होते हैं। pre-application पहले की रिक्वायरमेंट्स है पूरी करनी है, वो भी बताएंगे पूरा प्रोसेस के अंदर, ठीक है। एंड एप्लीकेशन फेज एंड अप्रूवल फेज। अच्छा सर, मैंने बोला कि दोनों में ही डिफरेंट है। डिफरेंट में मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मैंने आपको एडवांस में बोल दिया, BDL मार्केट एंड MTF, ठीक है, 2 तरह का मार्केट है, BDL एंड MTF। BDL एंड MTF दोनों का रेगुलेटर डिफरेंट है। इंटरेस्टिंग यह है कि BDL में ना जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर है, उसके खुद के रूल्स हैं, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और इजी कहाँ है? MTF पे। यहाँ आप अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अप्रूव अपना प्रोस्पेक्टस बना सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि अगर BDL में अपनी लिस्टिंग करवाते हैं, BDL में अगर लिस्टिंग करवाते हैं, तो आपको यूरोप में अदर जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहां लिस्टिंग के लिए दिक्कत नहीं आएगा। मतलब सेम प्रोस्पेक्टस विच इज अप्रूव्ड बाय द कमीशन डे, याद रखिए कमीशन डे सेक्टर फाइनेंशियल सर्विलेंस ड्यू फाइनेंसर। जी हाँ, ये रेगुलेटर अथॉरिटी है जिसका हम बोलते हैं CSSF, ठीक है। अगर अप्रूव कर दिया, क्या है? कमीशन सेक्टर सर्विलेंस फाइनेंशियर। अगर इसने आपको अप्रूव कर दिया तो आप अदर जो यूरोपियन यहाँ की स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहां आप इजीली लिस्ट हो सकते हैं, वहां दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन MTF में अगर आपको लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से आपने अप्रूव तो करा लिया, और आप अप्रूव होने के बाद में MTF में चले गए, इसकी फैसिलिटी क्या है? आपको अदर पे नहीं मिलेगी। क्लियर? डाउट? बताता हूँ अभी देखो। अब एनीवेज अगर हम लोग प्रोसेस को देखें स्टॉक एक्सचेंज पे, कहते चूज अ मार्केट। मार्केट 2 ही हो सकता है आपके पास, जैसे मैंने बताया, BDL एंड MTF, 2 में से कोई मार्केट चूज कर लीजिएगा। और मैं बता दूं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ये 5 मार्क्स के डिफरेंस से क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार आया है, फिर आ सकता है, इस बार आ सकता है, बोल रहे हैं वापस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज द मार्केट। आपको BDL पे जाना है या MTF पे जाना है। दूसरा, प्रिपेयर प्रोस्पेक्टस, दोनों के लिए आपको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। फिर सबमिट योर प्रोस्पेक्टस। अब BDL में जाइएगा तो मैंने बताया उसका फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, बोलो ना मेरे साथ, कमीशन डे, कमीशन डे नहीं, डे, DE डे, ठीक है, कमीशन डे
सेक्टर सर्वेलेंस ड्यू फिनेंशियर, ठीक है। आप अपना वहां पर रखेंगे तो आपके सबमिट करेंगे। फिर लिस्टिंग एंड एडमिशन की, अब इसके लिए दोनों में सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे सुनना ध्यान से एक बार, बीडीएल में जाएंगे तो और एमटीएफ में जाएंगे तो, कहता है मिनिमम जो है ना कैपिटल जो आप फंड यहाँ पर रेज करने की बात कर रहे हैं वो 10 लाख रुपीज होना चाहिए। अब 10 लाख रुपीज किसी भी करेंसी की में हो सकता है वो, मतलब किसी भी करेंसी, मतलब क्या यूरोपियन में होगा, ठीक है, ठीक है, यूरोपियंस में होगा, ऑफकोर्स यूरोज में होगा, यूरोज में, ऑलराइट। सो कितना बोल रहे हैं, 10 लाख होना चाहिए। मिनिमम पब्लिक फ्लोटिंग 25% होनी चाहिए। आपको क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, आप सिक्योरिटीज की होनी चाहिए, ठीक है। नेगोशिएबल एंड फंजिबल होना चाहिए। ये दोनों में ही रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, ठीक है। लिस्टिंग एंड एडमिशन टू ट्रेडिंग एंड फास्ट में आएगा पोस्ट लिस्टिंग रिपोर्टिंग। पोस्ट लिस्टिंग रिपोर्टिंग का मतलब कॉन्टिन्यूअस लिस्टिंग बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस लिस्टिंग, याद रहेगा, कॉन्टिन्यूअस लिस्टिंग रहेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान सुनो, हाँ तो हम पहले कह रहे हैं इजी है, कौन डिफिकल्ट कह रहा था? डिफिकल्ट कहाँ है, आया ना समझ में? फिर वैसे ही हुआ बना रखा है, पढ़ा नहीं उससे पहले ही डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? समझ में आया नहीं आया? आप लोगों को समझ में आ रहा है? वही कह रहे हैं यहाँ पे, कोई भी फिर भी कोई क्वेरी हो आप लोगों को याद रखिएगा, ये लोग तो आसानी से पूछ सकते हैं। आप लोगों को क्वेरी हो तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं क्वेरी, ठीक है, ना कि 9 के व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा, मैं देखूंगा। एनीवेज देखिएगा, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ऑफर्स अ चॉइस 2 मार्केट्स, यूरो रेगुलेटेड मार्केट कॉल्ड बीडीएल एंड सेकंड कह रहा है जिसे ब्राउज डे लग्जमबर्ग मार्केट बोल रहे हैं, एंड एक्सचेंज ट्रेडेड रेगुलेटर्स, इसका एमटीएफ बोल रहे हैं, यूरो एमटीएफ। क्लियर एकदम? एक जो हो रहा है वो ईयू रेगुलेटेड मार्केट है, ईयू रेगुलेटेड मार्केट, इसकी रेगुलेटर कौन है? सीएसएसएफ, जिसको हम बार बार रिपीट करवा रहे हैं आपसे। Now, the MTF multilateral trading facility market, Luxembourg Stock Exchange is in a charge of a prospectus approval. अब यहाँ पर अथॉरिटी कौन है? Luxembourg Stock Exchange, जो बेसिकली MTF पर आपके याद देखिएगा प्रोस्पेक्टस को कंसीडर करता है, ठीक है। अब बेनिफिट क्या मिलेगा? प्रोस्पेक्टस इज ड्रॉन अप अकॉर्डिंग टू आवर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओन रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब ये नहीं आप कुछ भी लिख के लेके आओगे, अपनी मर्जी से रूल बना रहे हो। ओन रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब है अकॉर्डिंग टू कंफर्टेबल, आपके से ऑफर करेंगे, बट बेसिक लाइंस जो है आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। व्हेन लिस्टिंग, और दोनों में जैसे डायरेक्टिव्स अप्लाई होंगी, डायरेक्टिव्स मतलब लीगल एक्ट्स को परफॉर्म करने की जो डायरेक्टिव्स वहां के अथॉरिटीज ने बताए वो फॉलो करने पड़ेंगे, वो भी है, ठीक है। तो रिजिड नहीं है एमटीएफ पे जाना। When listing on BDL, Luxembourg Stock Financial Regulator commission the surveillance to sector financier। देखो हाईलाइट कर लो उसको अच्छे से एक बार, रेगुलेटर नाम याद करा दिए अच्छे से, कमीशन दे सर्वेलेंस डू सेक्टर फाइनेंशियर, ठीक है। Review and approve the prospectus by being outside the Euro scope of EU regulations. Issuer of the Euro MTF market benefits from less stringent requirements for financial reporting. यहाँ पर रिपोर्टिंग से होंगी लेस होंगी, एक्सेसिव नहीं है। जैसे यहाँ पर आप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर सकते हैं और कर जाते हैं, ठीक है। However, only issuers that list on BDL market have assessed EU passportings. That means same prospectus approval can be used to list on other EU exchanges. लेकिन BDL में फैसिलिटी है, आप अदर जो EU exchanges हैं, EU exchanges हैं, यूरोपियन याद रखिएगा, हाँ है ना, उनमें फैसिलिटी मिल जाएगा, आप अदर एक्सचेंज भी करा सकते हैं, बट एमटीएफ पे अगर आप कराते हैं तो फिर आपको अदर नहीं मिलेगा। हाँ ये बेनिफिट है कि आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो आपकी वो लेस हो जाएंगी, जैसे मैंने कहा रिपोर्टिंग में आपको गैप यूज करना है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब देखो एग्जाम में ना बेटा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो अच्छे से, बाद में मत बोलना सर ने बताया नहीं था, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है। कहता है CSF, अब कहता है रेगुलर सुपरवाइजर अथॉरिटी इज इन द चार्ज ऑफ द प्रोस्पेक्टस, तो इसके कौन है? CSF, ठीक है। इसमें कौन है? लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज इन चार्ज ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये देखेगा और ये अप्रूव करेगा। फिर कह रहा है एलिजिबल फॉर यूरोपियन पासपोर्ट, बट ये थोड़ी ना है, ये यूरोपियन पासपोर्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। यूरोपियन पासपोर्ट का मतलब क्या है? अदर EU स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी आप लगे लिस्ट हो सकते हैं। एंट्री फॉर इश्यूअर्स इज सब्जेक्ट टू द प्रोस्पेक्टस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन डायरेक्टिव्स। ये कौन से डायरेक्टिव्स सर बताएंगे? जैसे MIFID सेकंड, ठीक है। ये क्या कहती है? लीगल डायरेक्टिव्स हैं, लीगल डायरेक्टिव्स हैं, लीगल डायरेक्टिव्स, इन्हें फॉलो करना मैंडेटरी होता है। ये कौन इशू करता है? वहां की जो अथॉरिटीज हैं, यूरोपियन यूनियंस की, याद रखिएगा जो अथॉरिटीज है वो इशू करते हैं, ठीक है। आउटसाइड द स्कोप ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन डायरेक्टिव्स, ये यहाँ पर इसको कवर नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये डायरेक्टिव्स अप्लाई नहीं हो रही हैं। इन दैट केस इशू सब्जेक्ट टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, अच्छे से यहाँ पर क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हो रहेंगे। अभी इतना सा क्वेश्चन आप लिख के आ रहे हो तो आपके एग्जाम में आपको उसका आंसर मिल रहा है, आंसर आप दे के आ रहे हो तो आपको इसके मार्क्स आपको अच्छा खासा मिल रहा है, ऑलराइट। कोई डाउट्स पे? अब लिस्टिंग की बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहला काम क्या करोगे? आप मार्केट चूज कीजिएगा अपना,
देखो कहता है अगर आपको लिस्ट कराने कहाँ पे, GDR, आपके शेयर्स है, आपको GDR लिस्ट कराने कहाँ पे, BDL पे। कहता है चूज अ लिस्टिंग एजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, सबसे पहला काम क्या होगा, आपने BDL या MTF पे जाना है, आपने डिसाइड किया होगा, ठीक है। उसके बेनिफिट्स अपना अपने कंपनी कैलकुलेट करता है, ठीक है, विदाउट। सबसे पहले आप कहता है कि अब चूज आपको लिस्टिंग एजेंट करना है। अब यहाँ पर इस केस में यूजुअली हमने देखा अदर केसेस में हमको देखिए एजेंट अपॉइंट करना पड़ रहा था, मैंडेटरी था, ठीक है। बट अगर आपको BDL पे या MTF दोनों पे जाना है ना, मैंडेटरी नहीं है, आप एजेंट चूज कर सकते हैं, कंपनी खुद भी प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है। कहता है ईदर इटसेल्फ और अ कंपनी एक्टिंग ऑन इट्स बिहाफ कैन सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। तो किसी कंपनी को आप एज एजेंट आप अपॉइंट कर लीजिएगा, मतलब, और वो आपसे एजेंट आपके लिए क्या कर सकती है, प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज द एजेंट। फिर CSS अप्रूवल लगेगी, प्रोस्पेक्टस जाएगा CSS अप्रूवल के पास में। Listing a share GDR on a BDL market, one must first file a prospectus with the CFF. Note that some issuers may not fall under the scope of the prospectus law and should instead send their prospectus directly to Luxembourg Stock Exchange. इसमें भी क्या होता है, ध्यान समझने, एक और इंपॉर्टेंट बता दूं, CSSF को जब एप्लीकेशन देते हो ना, साथ के साथ आप लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को, जी हाँ, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को भी एप्लीकेशन देना पड़ता है। सर इसको भी देंगे बेटा, लिस्टिंग नहीं करवानी है, लिस्टिंग करवानी पड़ेगी ना। ये तो फाइनेंशियल, याद रखिएगा, फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर है यहाँ पे, ये रेगुलेटर है यहाँ पर, याद रखिएगा। ये यहाँ पर आपको स्टॉक पे एक्सचेंज पे लिस्टिंग भी करानी है, तो सबके साथ एप्लीकेशन देना पड़ता है। बट कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके अंदर कुछ एंट्रीज को यहाँ तक फॉलो नहीं होता इस कैटेगरी में, तो डायरेक्टली वो एप्लीकेशन कहाँ देते हैं, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट्स कहता है मिनिमम कैपिटल 10 लाख और इक्विवेलेंट वैल्यू इन अदर करेंसीज, इन अदर करेंसीज ऑफ कोर्स, ठीक है। मिनिमम पब्लिक फ्लोट, फ्री फ्लोट मतलब पब्लिक के लिए कम से कम कितना अवेलेबल होना चाहिए, 25%। मान लीजिएगा 10 लाख का हम बात कर रहे हैं, तो 10 लाख में से कितना, 2,50,000 इसमें किसका मतलब पब्लिक के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। पब्लिक के अवेलेबल सब लोग जानते होंगे अच्छे से, यार पता है ना ये बात, तो ट्रेडिंग के लिए एटलीस्ट पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इतना होना चाहिए। कह रहा है सिक्योरिटीज एलिजिबल फॉर क्लियरिंग सेटलमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट्स होंगे जैसे हम लोग इंडिया में करते हैं NSE BSE पे। एंड सिक्योरिटीज कैसे होगा, फ्रीली नेगोशिएबल एंड फंजिबल। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल इन नेचर, एंड फंजिबल मतलब अगर वो GDR है और उसको आप बाद में चाहें तो शेयर्स में हो सकता है, जी हाँ, फंजिबिलिटी याद आ रहा है। अगर आप यूरोप में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे कर रहे हैं, लेट्स सो GDR फॉर्म में कर रहे हैं, लेटर ऑन अगर आप इंडिया में वापस अगर बाहर हैं तो किसमें आएगा, फंजिबल होकर वो शेयर्स में वापस आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। पढ़ा है, अच्छे से याद है आप लोगों को, ठीक है। लिस्टिंग की प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल सा यार। फाइल अ प्रोस्पेक्टस एंड इशू मस्ट आल्सो फाइल एन एप्लीकेशन विद द लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज बिफोर एडमिटिंग टू ट्रेडिंग ऑन द BDL मार्केट। अब यहाँ पर क्यों कर रहे हैं आप जानिएगा, लिस्टिंग के लिए, तो आपको लिस्टिंग की एप्लीकेशन भी साथ साथ देनी होगी, साथ में देना है। क्या क्या जाएगा, देखो कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आएंगे लिस्टिंग प्रोसेस के लिए। कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप बताएंगे, डिटेल्स देंगे सारी। अंडरटेकिंग लेटर्स, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस बात की अंडरटेकिंग लिख करेंगे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस, लास्ट 3 years एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अगर ये है तो आप उसको देना ही पड़ेगा। क्या देखिएगा, अगर पब्लिश किया आपने इसको तो देना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग लेटर, बोलो ना फटाफट से, आर्टिकल ऑफ सेशन, एग्रीमेंट्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स, बोलेंगे तभी तो याद होगा, बोलिए आप बोलिए, ठीक है। कॉपी, क्या सिंपल से बात है ना, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने ओरिजिनल तो कहाँ दे रखा होगा, रेगुलेटर को दे रखा है। अब आप लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपको कॉपी देना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी दीजिएगा, प्रोस्पेक्टस का एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा साथ में, अंडरटेकिंग लेटर जाएगा साथ में, अंडरटेकिंग लेटर जाएगा, देखो, एंड आर्टिकल्स हैं, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं, एंड लास्ट 3 year का आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स, ठीक है, एनुअल जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स हैं, पब्लिश किया है तो। Now listing can take place after the receipt of following items. कहता है फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोस्पेक्टस और लिस्टिंग, फाइनल फर्स्ट लिस्टिंग प्राइस मतलब जो करंट मार्केट प्राइस बोल रहे हैं, फिर लिस्टिंग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। फीस अगर बात करते हैं हम लोग तो कहता है रिलेटेड टू फीस अप्रूवल, फीस रिलेटेड टू द अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्ट आर पेड टू द CFS। अब अगर मान लो MTF पे कर रहे होते, MTF पे कर रहे होते, किसको फीस आती, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज जाती, क्योंकि वहां पे प्रोस्पेक्टस कौन अप्रूव कर रहा है आपका, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, MTF पर, तो फीस उसको पे करते हैं। एंड लिस्टिंग एंड मेंटेनेंस फीस आर टू पे टू द लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। अब जहां पर लिस्टिंग हो जाती है फिर स्टॉक एक्सचेंज को, आप इंडिया में भी क्या करते हो यार बताओ ना, अब BSE NSE पे जब आपने लिस्टिंग एग्रीमेंट कर लेते हो तो किसको फी पे करते हो, एनुअली मेंटेनेंस फीस किसको देते हो, BSE NSE को। और उससे पहले जब आप अप्रूव कराने जाते हो, प्रोस्पेक्टस फाइल करवाते हो, तो सेबी के साथ फीस फाइल करते हो, याद आ रहा है। तो यहाँ पर भी जब आप पहले दे रहे हो तो किसको दोगे, अप्रूवल के टाइम पर अप्रूवल फीस किसको जाएगी, वहां की कंसर्न अथॉरिटी को, ठीक है।
CSSF को, और बाद में किसको देना है मेंटेनेंस के लिए? लेवल स्टॉक एक्सचेंज को। Price in euros, all right. Fees will be very depend on the whether or not company is a recently established company. That is a company that has not published or registered annual accounts for the 3 previous financial years. जिन्होंने नहीं किया उसके अकॉर्डिंग फीस वेरी होगा। कंटिन्यूस ऑब्लिगेशंस, ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं, जैसे आप यहाँ LODR पढ़ते हो वहां पर आपको कंटिन्यूस ऑब्लिगेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। आफ्टर लिस्टिंग, एडमिशन और ट्रेडिंग और इशू रिक्वायर्ड टू फुलफिल सर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस एज आउटलाइंड इन द लॉ ऑफ जनवरी 2008 amended which implements the requirements of the EU transparency directives। EU transparency directives ये क्या है? लीगल डायरेक्टिव्स हैं। देखो ये बेसिकली डायरेक्टिव्स किसके लिए आती हैं? MIFID। सेकंड किसके लिए? डायरेक्टिव्स ऑन मार्केट्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स किस लिए रखते हैं भैया? लीगल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। कहीं झोल झाल तो नहीं चल रहा, गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, तो डायरेक्टिव्स इशू की गई है। डायरेक्टिव्स क्या है? तरीके से गाइडलाइंस की एक तरीके से क्या है डायरेक्टिव्स हम बोलेंगे, एक तरीके का लीगल ऑर्डर है जो आपको कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है ना। LEI कोड की हम बात करें, जी हाँ ये कोड लेना जरूरी है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये जरूरी इसलिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की पता लगना चाहिए ना भाई कौन स्टॉक एक्सचेंज पे आके लिस्ट हुआ है, उसके डिटेल कंप्लीटली। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MID सेकंड and MIFIR, Luxembourg Stock Exchange is obliged to collect the legal entity identifier LEI code from the any issuer operating in its regulated market, चाहे वो BDL में हो या इसके MTF पर हो, ठीक है। एंड कम्युनिकेट टू इट टू द रेलिवेंट सुपरवाइजरी अथॉरिटी, जो कि EU की सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। यूजुअली जैसे हम यहाँ बात करें CSSF, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, याद देखिएगा, एक आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड जनरेट होगा, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड जनरेट होगा। ये कोड जनरेट होने के बाद में याद देखिएगा आपका जो कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज है वो बताएगा किसको लगेगा स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ के कंसर्न अथॉरिटी को, सुपरवाइजरी अथॉरिटी, ठीक है। अब बेटा अगर आपको ये पॉइंट्स पकड़ में आ गए हैं इतने से ही जो हमने बोले यहाँ पर, ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट ना, तो समझ लो आपने MTF भी सीख लिया। MTF पर अगर जाना है सेम एस्पेक्ट्स वही फॉलो करनी है, वही लिस्टिंग एजेंट ऑप्शनल आपके लिए मिनिमम आपके लिए देखिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, 10 लाख रुपीज, 25% आपकी फ्लोट होगा। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ कोर्स नेगोशिएबल एंड फंजिबल होना चाहिए, वही सारी बात आ रही है वापस यहाँ पर। फर्क क्या आएगा सर ये बता दीजिएगा, देखो समझो, सिर्फ वही एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट अलग आ जाते हैं एस्पेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर ना लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज अपना रोल प्ले कर रहा है और वहां पर CSSF कर रहा था। यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से, prospectus review, first set of comments on the complete draft prospectus will be sent to you within a maximum period of 3 business days from date of receipt of the filed application। जैसे आपने लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे अपना प्रोस्पेक्टस फाइल किया, उसके 3 बिजनेस डेज के अंदर वो आपको बता देगा, ठीक है, कैंटिवेट कर देगा आपको कि भैया कमेंट्स आपके फर्स्ट प्रोस्पेक्टस के ऊपर अगर कमेंट्स हैं, अगर आपको कैरी करने पड़ेंगे, आपको फिर भी सबमिट करना है, तो उसके बाद में क्या होगा, एडिशनल कमेंट following submission of updated draft prospectus will be provided within a maximum period of 2 days after the submission। क्लियर है। उसके बाद जब होगा नेक्स्ट एडिशनल कमेंट्स के लिए, तो मिनिमम मैक्सिमम फर्स्ट टाइम पर होगा 3 डेज लेगा बिजनेस के, एंड जब वापस उसके बाद आप सबमिट करेंगे एडिशनल कमेंट्स तो वो 2 डेज है। बाकी सारा का सारा बात वही चलेगा एज इट इज, कोई फर्क नहीं है। फीस यहाँ पर आप ऑफ कोर्स किसको देंगे, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को देंगे जो अप्रूव किया आपने। एंड जो कंटिन्यूसली आप बात करेंगे यहाँ पे देखो, फीस स्ट्रक्चर विल वेरी डिपेंडिंग ऑन, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। कंटिन्यूस ऑब्लिगेशन रहेगा, ठीक है, और सर एंड LEI कोड यहाँ पर भी सेम जनरेट होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ तुमको कौन कह रहा था ये ना कि सर ये डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता, इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ? 2 सारे के मार्केट सीखे, हार्डली मुश्किल से कितना देर लगा होगा, 10-15 मिनट्स। 15 मिनट्स के अंदर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं बहुत पॉसिबिलिटी रखता हूँ उसकी, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। सो इसे छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे से समझ के जाना है। और क्वेरी है तो अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। कोई है क्वेरी? हाँ बिल्कुल, हाँ इसका याद रखिएगा, टेस्ट हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, तो प्रिपेयर हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। एक क्लास और देंगे इसके ऊपर हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए।